इज द स्क्रीन विजिबल टू यू बोथ? स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. ठीक है, हमने बॉयंट फोर्स के बारे में डिस्कस किया था और हम लोग ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी स्टार्ट किया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेटमेंट थी व्हेन अ बॉडी इज wholly or partially immersed in a liquid, the buoyant force acting on a body is equal to the weight of the liquid displaced. फॉर्मूला उसका निकला था volume of immersed part of the body into density of liquid into acceleration due to gravity. प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन डिस्कस किया था हम लोग ने और फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका एपरेंट वेट। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेसल है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फिल किया, अगेन एक m मास का ऑब्जेक्ट इसमें डाला है। अच्छा यस लाइशा, आप मुझे बताइए इसमें फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं? ये तो ट्राई कर सकती हैं आप, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा फोर्सेस का, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ट्यूसडे को। यस लाइशा, ट्राई कीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम ग्रेविटी। यस ग्रेविटी डाउनवर्ड्स लगेगी ना? यस मैम। हाँ mg लगेगी, ये होगा वेट ऑफ द बॉडी mg। एक और ट्राई कीजिए, मैम फ्लूइड में, अपवर्ड्स, लिक्विड में, एक और अपवर्ड्स बियॉन्ड सी। हाँ बॉयंट फोर्स, एग्जैक्टली, गुड गुड। बॉयंट फोर्स लगेगा अपवर्ड की तरफ और ये mg ये वेट होगा डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है? तो जो एपरेंट वेट आएगा, एपरेंट वेट हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी यानी कि mg वेट w माइनस दिस बॉयंट फोर्स। Fb, ठीक है? वेट को आप लोग mg के बराबर भी लिख सकती हैं। सो एपरेंट वेट हो जाएगा mg इंटू Fb। अच्छा Fb भी तो हम लोग ने किया था लास्ट क्लास में, ये था v सिग्मा g बॉयंट, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आया था हमारा, बॉयंसी का जो फॉर्मूला है। अच्छा मैं इसको वर्ड्स में लिख देती हूँ। m है मास ऑफ बॉडी, m इज द मास ऑफ बॉडी, ये m इस पूरे बॉडी का मास, इनटू g, g तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइन, माइनस इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इधर सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस v इज वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ immersed part of the body into sigma was density of liquid। ये याद रखना, कहीं डेंसिटी ऑफ बॉडी भी गिवन हो और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोनों गिवन हो, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को लिखना है
ठीक है, फॉर्मूला का पार्ट है ये. और देन अगेन ये acceleration due to gravity g. So this is your apparent weight. तो देखो मास ऑफ बॉडी को हम लोग और लिख सकते हैं ना, लास्ट क्लास में भी हम लोग ने ये चीज बहुत करी थी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. सो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो अगर मास ऑफ बॉडी को हमें डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी v इनटू मास ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी रो इनटू g माइनस v सिग्मा g. इससे v और ये g कॉमन है दोनों में, वी जी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा. दिस इज द apparent weight. फाइन. अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एक सेकेंड. यस, ठीक है, ये आपका आ गया apparent weight. अच्छा, अगर मैं इसमें से v इंटू जी में से रो भी बाहर निकाल लूं, रो भी कॉमन ले लूं, ठीक है, मैंने रो कॉमन ले लिया है दोनों में से, रो तो कॉमन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 1 बचेगा, रो तो चला गया इस टर्म में से. अब यहाँ पे तो रो था नहीं, अगर मैं इसको रो से डिवाइड कर दूं, क्या ये वाली क्वांटिटी, ये टर्म और ये टर्म सेम है, यस और नो? यस मैम. देखो देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो अंदर ब्रैकेट में, v रो g है ना, v रो g माइनस v रो g इंटू सिग्मा बाय रो, तो रो कैंसिल हो जाएगा, v सिग्मा g बचेगा, सेम है ये टर्म, है ना. सो दिस Yes, इज द ma'am. apparent weight. v याद रखना, v इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी. अच्छा, ये याद करो, अभी हम लोग ने ये लिखा था, v रो g क्या था, मास ऑफ बॉडी था, mg, mg की जगह हम लोग ने लिखा था ना ये v रो g. Yes, ma'am. तो क्या मैं इस पूरे टर्म को v रो g को इससे इक्वेट कर सकती हूँ, यानी कि वेट से w को हम लोग ने पहले mg लिखा और mg को हम लोग ने ये लिखा v रो g. सो दिस इज द वेट इनटू 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो, where w is the weight of the body. ये समझ आया कि नहीं, क्लियर है? Yes, ma'am. कोई डाउट इसमें? इसका No, आप ma'am. लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. I'm done.
लिख लिया आपने? Yes, ma'am. ओके, चलिए देखिए अगला टॉपिक है आपका सरफेस टेंशन। एक सेकंड देखिएगा। हाँ चलिए देखिए, प्रॉपर्टीज फ्लूइड की ना दो प्रॉपर्टीज एक होती हैं, दो फोर्सेस लगते हैं। एक फोर्स लगता है फोर्स ऑफ कोहेशन, एक लगता है फोर्स ऑफ एडहेशन। कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस। देखिए जैसे कि जो सेम सब्सटेंस के बीच में, ठीक है, कोई दो सेम सब्सटेंस है, सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्सेस लगती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, दो सेम सब्सटेंस के बीच में, जैसे कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे से स्टिक रहते हैं, है ना? ऐसे तो नहीं ना एक एक वाटर का मॉलिक्यूल अलग अलग है, साथ रहता है ग्लास में या कहीं भी आपके पास वाटर रहता है, तो वो जो फोर्स लगती है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में उसे बोलते हैं हम लोग कोहेसिव फोर्सेस। वेयर एज अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस डिफरेंट है, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो होगी एडहेसिव फोर्सेस। जैसे कि ग्लास और वाटर, ठीक है। अच्छा जैसे ये किया होगा, अगर मान लीजिए आपने ग्लास लिया है, ठीक है, ग्लास में पानी रखा और ग्लास आपने पलट दिया, तो ये बताओ मुझे, क्या उस ग्लास में पूरी तरह से पानी चला जाएगा या कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर रह जाती है? हम्म, सारा पानी साफ हो जाता है, कुछ रह जाता है? हम सब हो जाता है खत्म, थोड़े ड्रॉप्स रह जाते हैं। रह जाती है ना, थोड़ी थोड़ी तो रह जाती है ना। अगर आप ग्लास में या किसी भी कंटेनर में भी आप वाटर डालेंगे, वाटर आपने पलट लिया, हटा दीजिए उसको, तो ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी ड्रॉप्स चली जाती हैं, कुछ ड्रॉप्स रह जाती हैं यूटेंसिल के साथ, या जो भी आपका ग्लास है, कोई भी सरफेस है आपने जो भी लिया हुआ है उसके साथ। तो वो जो ग्लास और वाटर के बीच में जो फोर्स लगी, ये आपका मान लीजिए ग्लास है, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल स्टिक कर गए, इनके बीच में जो फोर्सेस लग रही हैं वो हो गई एडहेसिव फोर्सेस। वेयर एज जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस थे, ये फोर्सेस हो गई कोहेसिव फोर्सेस। क्लियर है ये टॉपिक? यस मैम। तो देखिए इस केस में लिक्विड जो वेट कर देगा कंटेनर की वॉल को, इसका मतलब है कि एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग हो रही है ना? यस मैम। इसका मतलब यहाँ पे एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, तभी तो ये वाटर रह जा रहा है। अदरवाइज इस ड्रॉप को भी चले जाना चाहिए था, जैसे सारी ड्रॉप्स चली गई थी, जब सारी ड्रॉप्स बाहर गई थी फिर से इन ड्रॉप्स को भी चले जाना चाहिए था। इसीलिए ये याद रखिए, लिक्विड which will wet the walls of कंटेनर, ठीक है, जिसने वेट कर दिया, जैसे ये केस था, वेट कर दिया, तो उस केसेस में एडहेसिव फोर्स हमारी स्ट्रांग हो गई कोहेसिव से। एडहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है इसमें, बेस्ट एग्जांपल ये वाटर ग्लास में, वाटर ग्लास इंटरेक्शन होता है, कभी भी आपका पूरा पानी नहीं जाता, कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, ठीक है। वेयर एज लिक्विड which does not wet the walls of container अगर वो वेट नहीं कर रहे, कोई लिक्विड है कोई और है, जैसे मरकरी है, मरकरी आप कहीं रखेंगे और मरकरी आपने पलटा, तो कोई भी मॉलिक्यूल मरकरी का नहीं बचता, सारा का सारा चला जाता है। अगर एक ग्लास लिया आपने, उसमें मरकरी फिल कर दिया पूरा, ठीक है, और अब आप मरकरी पलटा आपने, तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो ग्लास है या जो भी आपका कंटेनर है उसमें
कोई ड्रॉप मरकरी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उस केस में कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग हो गई एडहेसिव फोर्स से, इस वजह से ऐसा होता है। फिर जब पानी डाला तो पानी के केस में एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग थी, मरकरी के केस में कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग थी। इस केस में कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्सेस, जिसका एग्जांपल आता है आपका मरकरी ग्लास। ठीक है, तो दो तरह की फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यहाँ पे डेफिनेशन आपके लिए लिख दिया है। forces or force of cohesion, the force of attraction between the molecules of the same substance is called force of cohesion या cohesive force. A force of adhesion, the force of attraction between the molecules of the different substance is called force of adhesion या adhesive forces. इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। I'm done. देखिए, एक फिनोमेना आता है आपका सरफेस टेंशन। अच्छा, कभी बलून होता है, ठीक है, बलून है, जब उसको इन्फ्लेट नहीं किया जाता है, इस तरह का सरफेस होता है। इसमें जब हम लोग एयर डालते हैं, इस तरह से वो इन्फ्लेट हो जाता है बलून, है ना? Yes, ma'am. अच्छा, ये बताइए, कभी ऑब्जर्व किया ऐसे, जो पेंटिंग ब्रश होता है, पेंटिंग ब्रश है मान लो, उसकी जो एंड टिप होता है, जो उसका इस तरह का सरफेस होता है, इस तरह का पेंटिंग ब्रश होता है ना आपका। अगर इसी पेंटिंग ब्रश को ना आप पानी में डाल दोगे, ये पानी है, जब उसको आपने पानी डाल दिया ना, तब उसकी ये सेम एग्जैक्ट शेप नहीं रहती। ये जो इसकी शेप है ना, ये वाली, ये ऐसी नहीं हो जाती। इसकी शेप हो जाती है इस टाइप से, एक एक ब्रश का स्टैंड अलग हो जाता है। और फिर इसको वापस निकाला जब पानी से, तो अगेन उसकी शेप ऐसे हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिसकी वजह से कोई भी सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, रेस्ट पे, जो भी रेस्ट की बात हो रही है, अभी हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़े ना, लिक्विड एट रेस्ट। तो जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिसकी वजह से फ्री सरफेस लिक्विड का जो रेस्ट पे है, एक इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो वो क्या करता है, फ्लूइड को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि कम से कम मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई हो जाए। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करें उस प्रॉपर्टी की। जैसे कि अब ये बलून था, बलून का केस था, इसमें जब एयर डाली गई, ये खींच रहा था, इसकी पूरी सरफेस खींची, स्ट्रेच हो रही थी, तो यही ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। उसी का ये एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप ब्रश लीजिए, ब्रश को पानी में डालिए, एक एक ब्रिसल, जो हेयर है ब्रश का, एक एक ब्रिसल ऐसे दूर हो जाता है। उसी को जब अब आप बाहर निकाल लीजिए, वापस उसकी ये वाली शेप रीगेन हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना नोन एज सरफेस टेंशन। कुछ पॉइंट्स है, सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी because it has no specific direction for a given liquid. Surface tension is not simply a force, but force divided by length. Surface tension of a liquid decreases with increase in temperature.
मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस टेंशन को या तो एस से डिनोट किया जाता है या फिर टी से भी, कभी कभार कहीं कहीं आपको टी भी मिल जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स जो एक्ट कर रही होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। ठीक है, force it is a physical quantity which is equal to force per unit length। अच्छा, इसकी एस आई यूनिट जो होगी फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो हो जाएगी न्यूटन बाय मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर इनवर्स। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इस पेज को पहले आप लोग नोट कर लीजिए और जो जो डाउट्स हैं वो पूछ लीजिए। अच्छा, इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला भी ऐड कर लीजिए, ये मिस हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला का देखो, फोर्स का होता है एम एल टी टू द पावर -2, और नीचे क्या है, लेंथ, लेंथ का तो एल ही होता है फिर। तो ये दिस एल वुड कैंसिल दिस एल, तो बचेगा एम टी टू द पावर -2 खाली। जो फोर्स का एल है ना वो चला जाएगा। तो फोर्स ऑन आइदर साइड डिवाइडेड बाय लेंथ। हो गया ये? Yes, ma'am. देखिए सोप फिल्म का केस में ना, जब आप लेंथ लेते हैं, एक चीज याद रखिएगा, सोप फिल्म है, ये तो नॉर्मल एयर बबल के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है, जनरल जो एयर बबल वगैरह होता है। बस जब भी ये याद रखना, सोप फिल्म लोगे आप लोग, तो जो टोटल लेंथ होगी वो डबल हो जाएगी। टोटल लेंथ बी 2L। ठीक है, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन में दे रही हूँ, ये आप ट्राई कीजिए।
देखिए क्वेश्चन लिखा है डस्ट पार्टिकल ऑफ मास m रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ओवर अ लिक्विड फिल्म ऑफ लेंथ l। ये मान लीजिए यहाँ पे ये लिक्विड फिल्म बन गई है, ये जो पूरा दिख रहा है, ठीक है। इस पे यहाँ पे अज्यूम कर लो कोई m मास का डस्ट पार्टिकल है, इस पे सरफेस टेंशन निकालनी है। तो ये याद रखना कि ये फिल्म कौन सी है, ये सोप फिल्म है, ठीक है। ये है सोप फिल्म। 2 मिनट लीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ट्राई किया क्वेश्चन ये, देखो इसमें ज्यादा देर नहीं लगी, इजी है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। आपको निकालना है सरफेस टेंशन। अच्छा ये लिक्विड फिल्म होती है, मतलब सोप फिल्म है, यानी जो हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी, टोटल लेंथ फॉर सोप फिल्म इज 2L, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2L। अच्छा फोर्स देखिए, डस्ट पार्टिकल अगर ऐसे रेस्ट कर रहा है, डस्ट पार्टिकल अगर रेस्ट कर रहा है तो इस पे कोई ये जो फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, वेट लगेगा, तो जो फोर्स हो जाएगी आपकी, फोर्स हो जाएगा वेट, वेट वेट ऑफ डस्ट पार्टिकल, ठीक है। ये हो जाएगा वेट ऑफ डस्ट पार्टिकल। तो वेट ऑफ डस्ट पार्टिकल क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। तो सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, फोर्स होता है mg, और लेंथ है इसकी, गिवन लेंथ है 2L। तो सरफेस टेंशन आ गया आपका mg डिवाइडेड बाय 2L। दिस इज योर आंसर। तो नोट कर लो एक बार। हो गया? यस मैम। लाइसा आपका हुआ?
Yes, ma'am. ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए इस पे। ये ट्राई कीजिए, वायर रिंग ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में इज रेस्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड एंड देन रेव, मतलब लिक्विड में डाला है और उसे उठा दिया है। जैसे बबल्स वगैरह जो आते हैं लिक्विड फिल्म में, वैसे एक सर्कुलर सर्फेस हम लोग डिप करते हैं ना लिक्विड में, तो उसको उठाते हैं। इसी तरह से द पुल रिक्वायर्ड इज 3.03 ग्राम टू ब्रेक द फिल्म, ठीक है। फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन का वही फॉर्मूला है जैसे इससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना अभी, बस वैसे ही है। ध्यान रखना लेंथ क्या लेना है। और फिल्म है, फिल्म वर्ड जहाँ पे यूज हो जाता है आपका सोप फिल्म, तो सोप के केस में डबल करना है लेंथ को। एक बार ट्राई कीजिए इसको, देन वी डिस्कस। आंसर आप भेजिए चैट बॉक्स में, आई एम वेटिंग फॉर यू।
कुछ आया आंसर किसी का? देखो कैसे होगा। अब इधर देखना, अब सॉल्व करना रुक रुक जाओ, ठीक है, सॉल्व करना छोड़ो। अब देखो एक बार, a wire of ring 3 centimeter radius is rested on the surface of liquid। यानी ये कि रिंग है, वायर रिंग है, ठीक है, इसका ये है रेडियस r, ठीक है। the pull required is 3.03 gram to break the film। अब देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सिंस इट इज अ सोप फिल्म तो इसके लिए क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 2L, जहाँ पे 2L इज द टोटल लेंथ, 2L इज द टोटल लेंथ, ठीक है। अब देखिए लेंथ लेकिन क्या होती है, एक सर्कल की लेंथ इसके एरिया में होती है या पेरीमीटर में होती है, सर्कमफ्रेंस में होती है ना लेंथ, तो यस और नो। यस मैम। और क्या होता है एक पेरीमीटर, सर्कल का, एक सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, हम 2 पाई r होगा। यस। सो द पेरीमीटर यानी ये जो सर्कमफ्रेंस है इस वायर का वो हो जाएगा 2 पाई r। देखो ये तो एक लेंथ हो रही है ना, जो सोप फिल्म होती है ना उसकी डबल लेंथ, डबल हम लोग लेंथ इससे लेते हैं क्योंकि दोनों साइड से होती है। आगे वाली एक सरफेस हो गई ये, इधर से जो दिख रही है ये वाली लेंथ, एक पीछे के साइड से जो होगी, सोप फिल्म की हमेशा डबल होती है, तो ये जो लेंथ है ना इसका भी डबल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई टोटल लेंथ। अगेन F, यहाँ पे मास आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, सो दिस वुड बी द वेट विच इज इक्वल टू m इंटू जी। अब क्या, अब हर चीज बस असेंबल करनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mg डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ ये है 2 इंटू 2 पाई आर, 4 पाई आर हो गया। 2 इंटू 2 पाई आर क्यों, दिस इज द L नॉर्मल लेंथ, ये हम लोग ने डबल किया है सोप की वजह से। बस इसमें अब वैल्यूज पुट करनी है, मास ग्राम में गिवन है ना तो उसको केजी में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 3.03 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाला जी, ठीक है। m हो गया, g हो गया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, पाई, पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14 इंटू रेडियस, व्हाट इज द रेडियस गिवन, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये सब सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, SI यूनिट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना चीज, 10 टू द पावर -2। इतना इसको सॉल्व करके जो आपका वैल्यू आएगी उतना होगा न्यूटन पर मीटर, ये आंसर आएगा इसका सरफेस टेंशन फॉर दिस। फाइन, इसको नोट कर लीजिए आप। नोटेड। यस मैम। लाइशा, व्हाट अबाउट यू? Yes, ma'am. ओके, चलिए अब सरफेस एनर्जी पे आते हैं। ये था सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस एनर्जी क्या होती है। सो वी हैव सीन दैट सरफेस टेंशन जो ऊपर पढ़ी थी हम लोग ने, वो थी फोर्स पर यूनिट लेंथ नीडेड टू होल्ड द लिक्विड सरफेस टुगेदर, ठीक है। लिक्विड सरफेस को टुगेदर होल्ड रखने के लिए जो फोर्स पर यूनिट लेंथ थी हमारी F डिवाइडेड बाय L, वो थी सरफेस टेंशन। अब जो सरफेस एरिया है ना किसी भी लिक्विड का, कोई भी सरफेस एरिया होगा लिक्विड का, उसको इंक्रीज करने के लिए जो वर्क डन होता है, वर्क विल हैव टू बी डन अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ टेंशन। तो ये जो वर्क डन होता है ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है।
So the liquid surface has now more surface energy. किसकी वजह से? अब सरफेस एनर्जी ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो सरफेस एरिया जो इंक्रीज हो गया है उसकी वजह से। ठीक है, कोई भी लिक्विड फिल्म है, इसका एरिया बढ़ाना है आपको, और बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, सरफेस एरिया आपको इंक्रीज करना है। बड़ा कर दिया पहले, ये छोटा था रेडियस, इसका बड़ा हो गया रेडियस। तो जो वर्क डन हुआ है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फाइन। अब इस लिक्विड सरफेस के पास ज्यादा सरफेस एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया अब बढ़ चुका है। सो वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक तरह की फोर्स है ना, फोर्स पर यूनिट टेंस लगती है। इसके अगेंस्ट जो हम लोग ने वर्क डन किया है, so as to increase this surface area, ताकि ये surface area बढ़ जाए। surface tension की क्या प्रॉपर्टी होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है इसकी, है ना, स्टिक करने की, होल्ड करने की। उसके अगेंस्ट हम लोग वर्क डन एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं। जो वर्क डन हम लोग अप्लाई करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, दैट वर्क डन इज नोन एज सरफेस एनर्जी। सो द वर्क डन अगेंस्ट the force of tension per unit area in increasing the surface area of a liquid at constant temperature is called surface energy of the liquid. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे बहुत बार होता है काइनेटिक एनर्जी, ऊपर एक हाइट पे आपने बॉल को थ्रो कर दिया, ठीक है, बॉल जब वापस आती है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। आपने वर्क एनर्जी इन पार में बहुत पढ़ा होगा ये सब। उसी तरह से वर्क डन हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्टोर होता है। तो सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन एक फोर्स है, फिनोमेना जो है सरफेस टेंशन का, चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करवाता है, जो भी हम लोग ने पढ़ा था। तो जब ये फिनोमेना होता है, ये इस फोर्स के अगेंस्ट जो हम लोग वर्क डन करते हैं ताकि इसका एरिया बढ़ जाए, ठीक है, जो भी इसका कोरिस्पॉन्डिंग एरिया है वो बढ़ जाए, उसके लिए जो वर्क डन करते हैं वो स्टोर हो जाती है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वर्क डन किया है हम लोग ने, उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला वुड बी वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। जितना वर्क डन हमारा लगा है सरफेस एरिया बढ़ाने में, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। पर यूनिट एरिया है ना, पर यूनिट एरिया। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ गया है, मान लो ये इतना था, ठीक है, कितना मान लो इसको, ये मान लो 2 मीटर स्क्वायर है इसका एरिया, अब ये बन गया है 5 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग डिनोमिनेटर में जो लिखेंगे ना, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ना हम लोग वो 5 मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 2 मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, वी वुड राइट 5 - 2, यानी कि 3 मीटर स्क्वायर। मतलब कितना बढ़ा है, 3 मीटर स्क्वायर का चेंज है। So that is increase in surface area. ये होता है। This is also called free surface energy because the mechanical work done can be released when the surface contracts. जब surface वापस contract करेगा तो वर्क डन जो है वापस रिलीज हो जाएगा, वाइस वर्सा, जो अभी हुआ है फिनोमेना इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए इसको फ्री सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपका? यस मैम। लाइशा समझ आया सरफेस एनर्जी क्या होती है? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखिए रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। इसे हम लोग सरफेस उससे कैसे रिलेट करेंगे, टेंशन से, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन को। तो देखिए, ये हम लोग ने मानी है कोई एक वायर, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम वायर है। सर आपको मैं पहले कंडीशंस लिखवा दूं। कंसिडर अ सोप फिल्म, कंसिडर अ सोप फिल्म having length of free
सरफेस एल, ठीक है, ये जो इसका फ्री सरफेस ये वाला पोर्शन है, इसकी लेंथ एल मान लिया मैंने, ये एल है, ठीक है। ये आपका लिखवा दे रही है ताकि जब आप लोग रिवाइज करें यू विल हैव ऑल द कंडीशंस एंड द रिटन टेक्स्ट विद यू। सरफेस टेंशन इज फोर्स, इस पे जो फोर्स एक्ट करी है वो आपकी है सरफेस टेंशन, ठीक है। अब देखिए तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स ड्यू टू, मान लीजिए इस पे एक एफ फोर्स ये एक्ट करी है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो फोर्स क्या हो जाएगी, देखिए सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, अच्छा ये क्योंकि फिल्म हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सोप फिल्म है ना, सोप फिल्म हम लोग ने कंसिडर करी है यहाँ पे, तो इसलिए इसको 2L लेते हैं। तो अगर सरफेस एरिया इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय 2L, तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2L ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा सरफेस एरिया इंटू 2L। ये समझ आया, फोर्स निकाली हम लोग ने, समझ आया कि नहीं? यस मैम। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें हम लोग ने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ठीक है, इस तरह, I'll show you with a different color, ये फोर्स लगाई इस पे, ठीक है, F एक्सटर्नल, इसका एरिया यहाँ तक इंक्रीज कर लिया, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। मान लीजिए इसकी ओरिजिनल लेंथ थी x, ये इतना जब पोर्शन इंक्रीज हुआ है ना एक्सटर्नल से, जो हम लोग ने खींचा है एक्सटर्नल फोर्स लगा के, इसको एक छोटा सा चेंज मान लेते हैं, दैट इज इसको हम लोग मानते हैं डेल्टा x, इसे लेट्स कंसीडर दिस एज डेल्टा x, ठीक है, एक छोटा सा हम लोग ने डिस्टेंस माना है। तो अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दिस f एंड दिस x, f एक्सटर्नल, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स ऑन सोप फिल्म हो जाएगा F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ, क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, नेट फोर्स तो ऐसी निकलती है ना, और F एक्सटर्नल क्या है हमारी, F एक्सटर्नल इज दिस S इंटू 2L, यही तो हम लोग निकाला था, ठीक है, F एक्सटर्नल करिए। नाउ ड्यू टू एक्सटर्नल ये फोर्स की वजह से सो फिल्म डिस्प्लेस हो जा रही है किसी डेल्टा एक्स से, यहाँ पे देखा है अभी हम लोग ने कि डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इस पे, यहाँ ये डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, पहले इतना लेंथ था, अब लेंथ हो गया है यहाँ से यहाँ तक, है ना, लेंथ यहाँ तक आ गई है, ये लेंथ आ गई है इसकी, ठीक है। तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वर्क डन आ रहा है, तो देखो ये कैसे निकलेगा, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है इस तरफ, देखा अभी हम लोग ने, फोर्स भी लग रहा है इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी एक डेल्टा एक्स प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, देखो इस फोर्स की वजह से, इस F एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। वर्क एनर्जी इन पावर में पढ़ी होगी सिंपल डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स फॉर सोप फिल्म, displacement
occurs by डेल्टा एक्स अमाउंट से बस चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हमें निकालना हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन का क्या बेसिक फॉर्मूला होता है, वर्क एनर्जी इन पावर वगैरह में पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है। सो दिस वुड बिकम एफ एक्सटर्नल डॉट डेल्टा एक्स, ये है। अच्छा, तो ये तो कॉस्ट प्रोडक्ट है आपका, तो इसको आप ओपन कर लेंगे, एफ एक्स, एफ का मैग्नीट्यूड ये तो पता है ना, डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन करते हैं, ए डॉट वी है, दैट वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, तो हो जाएगा एफ का मैग्नीट्यूड एफ एक्सटर्नल डेल्टा एक्स और कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां से मुझे ना थीटा जानना है, तो ये नोटिस करो, एफ एक्सटर्नल की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये हमारी हुई राइट हैंड साइड, और डिस्प्लेसमेंट भी तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी तो राइट हैंड साइड हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, लाइशा आप बताइए इनके बीच का एंगल क्या होगा। रिपीट करूं क्वेश्चन क्या लाइशा? Yes, ma'am. देखिए लाइशा, आप ही आंसर करेंगी। फोर्स जो है एफ एक्सटर्नल, ये एक लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, इसे खींचने के लिए यहाँ पर फोर्स लगाई मैंने, ऐसे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई टू पुल दिस, जिसकी वजह से यहाँ तक जो एक्स लेंथ थी वो डेल्टा एक्स तक इतनी पहुंच गई है, इतना हो गया, अब ये पूरा एक पूरा ऐसे हो गया है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ जो डेल्टा एक्स है ये इस तरफ आ रही है राइट हैंड साइड, ठीक है, इस तरफ इसकी डायरेक्शन है, जो एफ एक्सटर्नल है इसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड है, तो एफ एक्सटर्नल और डेल्टा एक्स में एंगल कितना बन रहा है ये बताइए आप। आया समझ क्या Yes, पूछा ma'am. जा रहा है? हाँ, तो इसमें जीरो, F external and delta x का angle. हाँ तो बताइए क्या एंगल है, इसका ये एंगल है, ये इस तरफ है, दोनों के बीच में क्या एंगल है? मैम वो दोनों लाइंस तो पैरेलल हैं लेकिन. हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है। जब लाइंस Yes, ma'am. एंटी पैरेलल होती हैं तो 180 डिग्री, परपेंडिकुलर होती हैं तो 90 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग का एंगल है पैरेलल लाइंस के लिए याद रखना, पैरेलल है तो 0 डिग्री, एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री, ये ऐसे हो गया, ये ऑपोजिट हो गया, और अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, ठीक है। Yes, है ma'am. तो इसमें वर्क डन हो गया एफ एक्सटर्नल डेल्टा एक्स कॉस 0 डिग्री इज 1, तो इतनी ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। अब देखो डेल्टा एक्स जो है सोप फिल का, उसके अलावा कौन सी क्वांटिटी है, एफ एक्सटर्नल हम लोग ने निकाला था यहाँ से, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वर्क डन हो जाएगा एस 2L डेल्टा एक्स, ये समझ आया। तो वर्क डन इज, अच्छा इसमें अब अगर आपको इंक्रीज इन एरिया निकालना है, कितना एरिया बढ़ा है, इंक्रीज इन एरिया ऑफ फिल्म, तो हम लोग इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऐसे ही तो एरिया निकलता है, तो ये भी हो जाएगा लेंथ इसकी, अब सिंस लेंथ इसकी डबल है तो एरिया भी इसका डबल आ जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ जैसे आप निकालते हैं। ये समझ आया कि नहीं? आई एक बार रिवाइज करवाऊं, सारा समराइज करके बताऊं, सरफेस एनर्जी की ये डेरिवेशन। Yes, ma'am. ठीक, देखो यहां से देखना शुरू करो, एक सेकंड, देखो
कोई एक सरफेस है, ठीक है, जैसे ये एक सरफेस था, एक बड़ा सरफेस में इसको मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई करके। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी थी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी थी, कॉन्ट्रैक्ट करके रखना, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह जैसे जो बिहेव करता है ना, जैसे बलून वगैरह को स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव किया था, या फिर वो ब्रश वाला जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था। सरफेस टेंशन के तो बहुत एग्जांपल्स हैं फ्रॉम योर डेली लाइफ, सरफेस टेंशन के मतलब आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या करता है, लिक्विड को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, इसीलिए वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी सरफेस टेंशन की। अब सरफेस टेंशन तो चाहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्टेड रहे, हम लोग को इसका एरिया बढ़ाना है, इसका मतलब हम लोग एक फोर्स लगाएंगे सरफेस टेंशन की अगेंस्ट। अगर यहाँ पर लग रहा है सरफेस टेंशन, हम लोग यहाँ पर फोर्स लगाएंगे ताकि इसका एरिया जो है इतना है, तो इसका एरिया इतना इंक्रीज हो जाए, ठीक है, ऐसे। इसका एरिया पहले वाला इतना एरिया है, अब इतना बड़ा एरिया बचा है, ठीक है। तो हम लोग ये चाहेंगे, इस काम में जब एरिया आपका बढ़ रहा है, फाइन, जब आपका एरिया आप इंक्रीज कर रहे हैं अगेंस्ट दिस सरफेस टेंशन, इस फोर्स के अगेंस्ट, सरफेस टेंशन जो फोर्स है इसके अगेंस्ट, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द, व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो जो वर्क डन होता है वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो ये जो वर्क डन हुआ ना एरिया बढ़ाने में अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, उसे बोलते हैं हम लोग सरफेस एनर्जी। ये फिनोमेना है सरफेस एनर्जी का, ठीक है। अब देखो इसकी डेरिवेशन के लिए हम लोग ने क्या किया, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम वायर लिया था, दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम वायर, ठीक है, इसकी लेंथ थी L। अब सिंस इट इज अ सोप फिल्म, सोप फिल्म में याद रखना हमेशा 2L हो जाती है, डबल हो जाती है लेंथ, तो सिंस इट इज अ सोप फिल्म इसकी लेंथ हम लोग ने लिया 2L। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। अब देखो आगे हम लोग ने क्या किया है, ठीक है। अब देखो जो फोर्स होता है हमारा, दिस फोर्स, फोर्स होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये आ गया फोर्स इंटू, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। ये कहाँ से आया, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय 2L, तो इसलिए फोर्स हो जाएगा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 2L, ये आ गया फोर्स आपका, ठीक है। अब देखिए फोर्स आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हमने माना है डेल्टा एक्स से मूव किया है, ठीक है, पहले यहाँ तक की लेंथ अगर एक्स थी, थोड़ा और खिंच गया, मान लो पहले लेंथ थी 2 मीटर, अब 2 मीटर से और बढ़ गया, टोटल लेंथ तो हो गई 4 मीटर, तो 2 मीटर इंक्रीज हुआ ना इसमें, तो वो लिया हम लोग ने डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और एस इंटू 2L यानी कि जो ये है हमारा फोर्स। ये यहाँ तक समझ आया, यस मैम। ठीक है। अब देखो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का बस हम लोग ने फॉर्मूला ऐसे लिख दिया डायरेक्ट एज इट इज, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस, तो एफ डॉट एस का हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग ने एंगल देखा, तो लाइशा आप ही ने बताया था एंगल याद है, डेल्टा एक्स भी इस साइड खींच रहा है, एफ एक्सटर्नल भी इस साइड लग रहा है, तो दोनों पैरेलल लाइन है, इनके एंगल बन रहा है 0 डिग्री। 0 डिग्री। यस राइट, तो कॉस 0 होता है 1, तो इसका मतलब वर्क डन हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए तो ये आ गया हमारा वर्क डन, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये है वर्क डन। इंक्रीज इन एरिया ऑफ फिल्म हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, हम लोग कहते हैं ना रेक्टेंगल का एरिया है, तो एरिया तो यही होगा लेंथ इंटू ब्रेथ जितना इंक्रीज हुआ है, याद बस ये रखना है क्योंकि सोप फिल्म है तो ये डबल हो जाएगा, बस ये क्लियर हुआ आपका। ये एक और बार रिपीट करूं, मैम हो गया। हो गया लाइशा, आपको समझ आया सही से।
Yes, ma'am. ठीक है, अब आप ये लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले यहाँ से। नोटेड, इतना हुआ? यस मैम। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करो, इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट वर्क डन in blowing a soap bubble from radius of 2 centimeter to 3 centimeter। पहले वाला रेडियस 2 सेंटीमीटर है, अब उसको स्ट्रेच कर दिया, बढ़ा दिया है एरिया, तो अब रेडियस है 3 सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन आपके पास गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है, रेडियस गिवन है, वर्क डन आपको निकालना है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिखिए वर्क डन के टर्म्स में, मतलब वर्क डन का फॉर्मूला लिखिए, उससे सरफेस टेंशन और एरिया निकालिए, ट्राई कीजिए भाई, और आंसर आप मुझे अच्छा ये चीज देखो कि ना रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है और जो सरफेस टेंशन है वो भी डाइन पर सेंटीमीटर में है, सब कुछ ही सीजीएस यूनिट में है। तो अब अपना आंसर भी सीजीएस यूनिट में ही निकालिए, ठीक है। वर्क डन का जूल का सीजीएस यूनिट क्या होता है पता है? हम्म, सबिहा आपको पता है? देखिए वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल, और जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है अर्ग, ERG। खैर चलिए आपके क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
क्या हुआ, आया, निकला निकला आया आंसर? यस मैम, मेरा 3770.4 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? 3770.4। हाँ 0.4 होगा। और लाइशा आपका? मैम मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट और। ठीक है, 1 मिनट में आप सॉल्व कीजिए, इतना लंबा नहीं है ये क्वेश्चन। देखिए मैच कर लीजिए लाइशा आप, मैं डिस्कस कर रही हूँ। मैम मैं चैट बॉक्स में टाइप ही कर रही हूँ, बस 1 सेकेंड। अच्छा ठीक है, आप करिए। आपका यह है 37.69 इंटू 10⁻³ जूल। यस मैम, जूल में निकाला मैंने। आपने कन्वर्ट किया है सब चीज को एसआई में? मैम यस। हेलो। यस मैम। तो 1 अर्ग होता है, आपको पता है कितना? 1 अर्ग होता है 10⁻⁻7 जूल। चलिए देखिए, न्यूमेरिकल स्टार्टिंग की वैल्यू तो आपकी ठीक है, थोड़ा शायद इसमें ये नहीं पता होगा ना आपको, है ना, यहाँ गड़बड़ करी होगी शायद। यस मैम। चलो देखो कैसे होता है। देखो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग पहले। इंक्रीज इन सरफेस एरिया मतलब डेल्टा ए जो होता है बेसिकली, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। एक स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है सभी? हाँ बताओ, स्फेयर के लिए। सभी हाँ। हम 4πr²। एग्जैक्टली 4πr²। गुड। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या होता है? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो फाइनल एरिया हमारा होगा जो बाद वाला रेडियस है, R2 ले लेते हैं इसको, 3 सेंटीमीटर को R2 ले लेते हैं, इसको R1 लेते हैं पहला वाला रेडियस। सो दिस वुड बी 4πr2² माइनस 4πr1²। ये तो होगा एक नॉर्मल के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है सोप बबल। तो सोप बबल के लिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो 4π को अगर आप बाहर ले लेंगी तो 2 इंटू 4π किससे मल्टीप्लाई होगा? R2² माइनस R1² से। तो ये हो जाएगा 8π। R2² हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस R1 का स्क्वायर यानी 4। सो दिस इक्वल्स टू, पाई को रहने दीजिए, ठीक है, पाई को एज इट इज रहने दीजिए। 9 माइनस 4 इज 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 40। 40π सेंटीमीटर स्क्वायर
ठीक है, नोट इट डाउन, सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना। अब देखो सरफेस टेंशन क्या गिवन है, सरफेस टेंशन इज 30 डाइम्स पर सेंटीमीटर। वर्क डन क्या लिखा था हम लोग ने, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन क्या है 30, चेंज इन एरिया क्या है 45, इतना अर्ग हो जाएगा इतना। तो 4 इंटू 3 इज 12, 1200 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3768 अर्ग। तभी शायद लास्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर होगा आपका, क्योंकि इसी के आसपास ही है, 2.6 वगैरह से इंक्रीज, 2.4 से डिक्रीज होगा, ठीक है, 2.6 का बस डिफरेंस है। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, और लाइशा लगता है आपने इसमें मिस्टेक कर दिया होगा शायद, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। ठीक है, इसको इंटू Yes, 10 टू द ma'am. पावर -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका भी आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोग का आंसर क्लोज ही था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यस मैम। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो आज के लिए बस। Question says if a number of little droplets of water of surface tension sigma, all of same radius r, सारी की सारी जो छोटी droplets है उनका radius है small r, combined to form a single drop of radius capital R. एक बड़ा drop बना है जिसका radius है capital R, and energy is released, एनर्जी रिलीज, जो भी एनर्जी रिलीज है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। आपको बताना है ये जो बड़ा वाला ड्रॉप है
की वेलोसिटी क्या है, ट्राई कीजिए। देखिए अब टाइम अप हो गया आपका। आप लोग इसको नेक्स्ट इसको ट्राई करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो हिंट ये है, सारा का सारा जो वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन है वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। वर्क डन निकालिए, काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कीजिए, वहां से वेलोसिटी आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके रखिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूसडे को, ठीक है। और सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, ये दो चीजें पढ़ के आइएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इस क्वेश्चन का। सभी ले लिया आपने? यस मैम। ओके देन।